करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है और इसके 10 कारण जो ये शो कर रहे हैं, 10 इंडिकेशंस, 10 संकेत शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यस, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3 स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल कदम ताल, मतलब धीरे धीरे बिल्कुल वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। तो असलियत में क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो दुनिया है ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है? सोच कर देखिए, असलियत में वर्ल्ड वॉर 3 को अगर हम देखना चाहें कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें एट एनी कॉस्ट, हर हालत में एक कंपैरिजन करना पड़ेगा किस चीज का? कि वर्ल्ड बिफोर वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो दुनिया थी, वर्ल्ड वॉर 1 से जो पहले दुनिया थी, उसमें क्या क्या बदलाव हुए और क्या वैसे ही बदलाव आज भी हो रहे हैं जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। तो क्या ये बदलाव जो आज हो रहे हैं वैसे ही, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस हैं? वर्ल्ड वॉर 2 से इसलिए कंपेयर नहीं कर रहा कि असलियत में वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो किसी भी सिचुएशन के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 का ही एक सेकेंड पार्ट था। उसमें आप यूं नहीं कह सकते कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया, बल्कि जो बीज रह गए थे उनको खत्म करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा गया। दूसरा, फिर आप लोग कंपेयर करेंगे कि असलियत में जो 1945 से लेकर 91 के बीच में कोल्ड वॉर चला, उसमें वर्ल्ड वॉर 3 क्यों नहीं हुआ, उसे देखना पड़ेगा। और तीसरा, फिर आज का टाइम तो है ही कि आज के टाइम के वॉर जोन्स और कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जो ये दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है। अब यहां से अगर आप समझें तो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन को देखना शुरू कर सकते हैं, और यहां असलियत में वॉर जोन्स और या फिर यूं कहेंगे थिएटर्स ऑफ वॉर, न्यू थिएटर्स ऑफ वॉर जो हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं। अब यही न्यू थिएटर्स ऑफ वॉर किस तरीके से बन रहे हैं, इनको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ ध्यान देते हैं तो यहां मोटे तौर पर आप देखेंगे कि एंशिएंट राइवल्स, या यूं कहें कि जो क्लासिकल राइवल्स कहो या पुराने ओल्ड राइवल्स कहो, यूरोप के ओल्ड यूरोपियन राइवल्स अगर आप कहते हो, तो यहां ओल्ड यूरोपियन राइवल्स में 2 देश थे। एक तरफ ब्रिटेन था और दूसरी तरफ इंग्लैंड था। असलियत में ये दोनों के दोनों देश दुनिया में जहां पर भी होते थे, ये पूरी ताकत से ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन होता था और फ्रांस होता था। और यही रीजन है कि ये दोनों देश जहां भी होते थे पूरी ताकत के साथ एक दूसरे के साथ लड़ते थे। ये ओल्ड पावर्स थी, ओल्ड राइवल्स थे और ओल्ड पावर्स थी जो एक दूसरे को जानते थे अच्छे तरीके से। इन्होंने 100 इयर्स वॉर लड़ा, उन्होंने 730 इयर्स वॉर लड़ा, उन्होंने 7 इयर्स वॉर लड़ा, और दनादन एक दूसरे, नेपोलियन के आने के बाद ब्रिटेन से खूब जबरदस्त लड़ाई हुई और सब चीजें। लेकिन असलियत में अगर आप 1871 में देखेंगे तो यहां पर होता है राइज ऑफ जर्मनी। उससे पहले जर्मनी के अंदर 300
छोटे छोटे स्टेट्स होते थे, लेकिन अब यहां राइज ऑफ जर्मनी जब हुआ तो राइज ऑफ जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क हुआ। और इस बिस्मार्क ने जब जर्मनी का राइज किया तो अप्रोक्सीमेट 1891 तक इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जर्मनी जो था वो अपने पीक पर था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जर्मनी, हालांकि उससे पहले भी जर्मनी के अंदर काफी इंडस्ट्रीज आ चुकी थी, लेकिन 20 साल के अंदर अंदर जर्मनी का बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का तो कहना ही क्या, दुनिया के अंदर इसका कोई कंपैरिजन नहीं था। इतनी जबरदस्त लेवल पर टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ रही थी जर्मनी की। अब ऐसे में ओल्ड पर्सन, अब यहां जैसे ही जर्मनी का राइज हुआ, यूरोप के अंदर फ्रेंच डोमिनेंस एंडेड। फ्रांस का जो डोमिनेंस था वो लगभग खत्म हो गया, कमजोर हो गया, वो अब कुछ ताकतवर बचा नहीं। अब यहां पर बिस्मार्क को हटाकर कैसर विलियम को जब गद्दी पर बिठाया, वो सॉरी बिस्मार्क कोई राजा नहीं था, बिस्मार्क कोई राजा नहीं था, बिस्मार्क असलियत में एक प्रधानमंत्री कहो या चांसलर कहो वो था। असली राजा विलियम IV थे, उसके बाद कैसर विलियम आए और कैसर विलियम एक यंग ब्लड था जिसने बिस्मार्क को हटा दिया। और ये बिस्मार्क की पॉलिसी क्या थी? डोंट मेस विद ब्रिटेन। बिस्मार्क खुल के कहता था डोंट मेस विद ब्रिटेन। और यहां जैसे ही बिस्मार्क को हटाया गया, कैसर विलियम आए, ये कहते हैं हु द हेल इज ब्रिटेन, कौन था ब्रिटेन, कौन है, आई विल चैलेंज ब्रिटेन। ये ब्रिटेन को खुलकर चैलेंज करने लगे और असलियत में दुनिया का जो सिनारियो बदलने लगा वो यहां से बदलने लगा, इधर से सिनारियो बदलने लगा। जर्मनी, ये जो बिस्मार्क ऑस्ट्रिया और रशिया जैसे दो देशों के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखता था, अब कैसर विलियम आके कहता है ऑस्ट्रिया ये रहेगा, हमें रशिया की जरूरत नहीं है। और यही रीजन है कि पूरी दुनिया यहां से बिस्मार्क के हटने और कैसर विलियम के आने के बाद पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटना शुरू हो गई। और यहां से जहां एक तरफ जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया का एक धड़ा बना जो अपने आप में ताकतवर था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के साथ आए, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ आए और तीनों के तीनों अब ग्रुप में बन गए। तो यहां असलियत में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया वर्सेस ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया हो गया, दो ग्रुप्स बन गए। तो ऐसा नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट 1894 के अंदर बना और ये 1900 के बाद तक जाते जाते बनकर पूरी की पूरी ग्रुप्स जो हैं वो बिल्कुल तगड़े तरीके से तैयार हो चुके थे। यहां एक बात जो कॉमन है वो ये पुरानी है, जो रियलिटी है कि ब्रिटेन एक ओल्ड पावर था तो ओल्ड पावर्स इकट्ठी हो गई, जर्मनी यहां न्यू पावर था तो यहां पर ऑस्ट्रिया से मिल गया और इटली ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर इटली भी नया नया इकट्ठा हुआ था, ऑस्ट्रिया भी ताकतवर हो रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें, ऑस्ट्रिया कमजोर हो रहा था, बल्कि पावर थी, कमजोर हो रहा था, तो यहां आप देखेंगे कि असलियत में ओल्ड पावर्स वर्सेस न्यू पावर्स की फॉर्म में लड़ाई थी और जबरदस्त तरीके से ये एक दूसरे को डोमिनेट करना चाह रहे थे। अब अगर आज के समय में आप देखते हैं तो जिस तरीके से राइज ऑफ जर्मनी था, आज के समय में राइज ऑफ चाइना हो रहा है, राइज ऑफ चाइना हो रहा है। 1990s के बाद चाइना ने जिस तरीके से डबल डिजिट ग्रोथ करनी शुरू करी, जिस तरीके से चाइना में बिस्मार्क था, यहां पर डेंग जाओपिंग जो थे, ये थे, इनकी साफ पॉलिसी थी डोंट मेस विद अमेरिका। बिस्मार्क की पॉलिसी थी डोंट मेस विद ब्रिटेन। अब यहां चाइना, अब जैसे ही डेंग जाओपिंग जाते हैं उसके बाद दो और आने के बाद सीधे सीधे शी जिनपिंग आ जाते हैं। अब शी जिनपिंग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कैसर विलियम है। जैसे कैसर विलियम कहता था हु इज ब्रिटेन, आई विल टेक केयर ऑफ ब्रिटेन, मैं ब्रिटेन को देख लूंगा।
शी जिनपिंग कहते हैं हु इज अमेरिका, आई विल टेक केयर ऑफ अमेरिका। जिस तरीके से कैसर विलियम अगर आप देखेंगे तो कैसर विलियम हर उस जगह पर जाकर ब्रिटेन को अपोज करने की कोशिश करता था, जहां पर हर उस जगह पर जाकर ब्रिटेन को अपोज करने की कोशिश करता था जहां पर ब्रिटेन लड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, और ब्रिटेन की पावर को खुलकर चैलेंज करने की शुरुआत कर दी। बिस्मार्क कहता है कि हमें नेवल पावर नहीं बढ़ानी, कैसर विलियम कहता है क्यों नहीं बढ़ानी, बहुत तेजी के साथ नेवल पावर बढ़ाना शुरू किया। बिस्मार्क कहता है कि हमें ब्रिटेन से कंपटीशन नहीं करना, हम यूरोप में खुश हैं। कैसर विलियम कहता है हम पूरी दुनिया में बढ़ेंगे। डेंग ज़ाओपिंग कहते हैं हमें पूरी दुनिया में बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इकोनॉमिक पावर बनना है। यहां शी जिनपिंग आने के बाद इकोनॉमिक पावर के मामले में खूब दबा के पैसा इन्वेस्ट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और साथ में अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है। तो ये तो एक मोटे तौर पर देखा जाए तो वही एक मोटे तौर पर देखा जाए तो असलियत में दो देशों की पॉलिसीज हैं, जिनमें एक तरफ अमेरिका है जो ओल्ड पावर है, एक तरफ अमेरिका है जो मिलिट्री इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है, एक तरफ। दूसरी तरफ चाइना है जो कि इकोनॉमिक पावर बन चुका है, लेकिन अब वो मिलिट्री पावर की तरफ बनने की कोशिश कर रहा है खुल के। और यही रीजन है दोनों के दोनों अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसने डेट इकोनॉमिक पावर के दम पर डेट ट्रैप के अंदर अपने दूसरे देशों को फंसाना शुरू किया, और मिलिट्री पावर के लिए स्ट्रेटेजिक और अपनी डेट ट्रैप के थ्रू स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर अपने मिलिट्री बेस बनाना शुरू किया, वो सीधा बता रहा है कि चाइना मिलिट्री पावर की तरफ बढ़ रहा है। ग्वादर पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, कोको आइलैंड्स, उसके बाद सिदवे पोर्ट से लेकर सिदवे पोर्ट से लेकर और भी दूसरे जो पोर्ट्स हैं, दरे गश्त वगैरह जो ईरान से मिला, वो सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं वो क्या हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर चाइना जो है अपनी मिलिट्री बेसिस और नेवल बेसिस बना रहा है। अपने बजट को अगर आप देखेंगे तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट जो है वो चाइना का है। 209 अरब डॉलर का बजट है, 209 बिलियन डॉलर का बजट ये है, और अमेरिका के कंपैरिजन में हालांकि 1/4 है, लेकिन अभी भी ताकत के मामले में देखा जाए तो चाइना के जो नेवल शिप्स हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के नेवल शिप्स से ज्यादा हैं, हो चुके हैं। इसके अप्रॉक्सीमेट 320 के आसपास पहुंच चुके हैं, और इसके 216 के आसपास 296 के करीब रह गए हैं। इसमें 17-18 की कमी आई है, इसमें 20-30 की बढ़ोतरी हुई है। तो शॉर्ट में कहने का मतलब यह है धीरे धीरे चाइना अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना मिलिटरीली स्ट्रांग हो जाए। और यही रीजन है अब दोनों के दोनों कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुके हैं, कंफर्म्ड अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। दोनों के दोनों अब कहीं ना कहीं आपस में जो मतभेद हो चुके हैं उसके लिए कंफर्म हो चुके हैं कि हाँ हमारे मतभेद हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिका में ट्रंप आते हैं, ट्रेड वॉर शुरू कर देते हैं, और उस ट्रेड वॉर का जो असर होता है वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं हुआवे नाम की जैसी कंपनियां जो हैं उनको डुबोने के तौर पर हो जाता है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हुआवे का हालत खराब है और वो डूब रही है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हुआवे की हालत खराब है और वो डूब रही है। ये रियलिटी है। और ऐसी सिचुएशन में जब ये कंफर्म हो चुके हैं कि ट्रेड वॉर होगा, और जब ये कंफर्म हो चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये कंफर्म हो चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो अब असलियत में ओल्ड थिएटर्स ऑफ वॉर जो हैं वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल पे हैं, और न्यू थिएटर्स ऑफ वॉर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो भी सिनारियो था वो सीधा सीधा अब दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अगर आप देखेंगे तो जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन जो था, जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन जो था, असलियत में इस जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे
जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन में अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले वो ट्रेड वॉर शुरू हुआ था। ट्रेड वॉर के बाद वो शुरू हुआ कि लोकल या फिर स्मॉल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर जिसे कहेंगे अलाइड कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके बाद वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ या फिर यूं कहें कि आर्म्स रेस शुरू हुई और ट्रीटीज का दौर शुरू हुआ। और इन ट्रीटीज के दौर के बाद कहीं ना कहीं वेपनाइज्ड वॉर की फॉर्म में आप आगे बढ़े थे। उसके बाद आप वेपनाइज्ड वॉर की फॉर्म में आगे बढ़े थे, यानी फुल स्केल वॉर की फॉर्म में आप आगे बढ़े। फुल स्केल वॉर की फॉर्म में आप आगे बढ़े। तो शॉर्ट में समझ लीजिए, असलियत में अगर आप चाइना वर्सेस अमेरिका देख रहे हैं, तो वो भी वही है। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में क्या था? जर्मनी नई पावर थी, ब्रिटेन पुरानी पावर थी। चाइना नई पावर है, अमेरिका पुरानी पावर है। तो ट्रेड वॉर दोनों के बीच में हम लोग देख चुके हैं और उसका एक्सट्रीम लेवल हम देख चुके हैं। स्मॉल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आर्मेनिया अजरबैजान के मामले को ले ले, और दूसरे इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट को ले ले, ताइवान चाइना के कॉन्फ्लिक्ट को ले ले, जापान चाइना के कॉन्फ्लिक्ट को ले ले, तो ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो खड़े होने शुरू हो चुके हैं। आर्म्स रेस अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया जो है वो 100 बिलियन के हथियार खरीद रहा है, इंडिया जो है वो 83 एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, अमेरिका जो है वो अप्रोक्सीमेट $1 ट्रिलियन के $20 बिलियन के आसपास के नई मिसाइलें वगैरह खरीद रहा है, नई जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, नए क्रूज मिसाइल्स वगैरह डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, नए शिप्स बिल्डिंग कर रहा है। इंडिया जो है 114 नए फाइटर क्राफ्ट खरीद रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो तीसरा, हम लोग एयरक्राफ्ट करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी नेवल पावर को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान J-17 और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। टर्की जो है पाकिस्तान को ड्रोन्स वगैरह सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। नई एक्सिस बन रही है और उस नई एक्सिस में आप लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक तरफ चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की है और दूसरी तरफ अमेरिका। अच्छा, यहां रशिया के होने के चांसेस हैं भी और नहीं भी। वैसे रशिया इधर दिखाई दे रहा है, इधर अमेरिका, इंडिया और उसके बाद क्या नाम है यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, ये सारे के सारे। तो आप देख सकते हैं पहले जिस तरीके से जर्मनी और ब्रिटेन के दो ग्रुप्स बन गए थे, यहां भी कमोबेश साफ साफ वैसे ही दो ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि आर्म्स रेस के बाद अब ट्रीटीज जबरदस्त लेवल पर शुरू हो चुकी हैं। इंडिया और अमेरिका के लिए कामकोसा से लेकर लिमुआ से लेकर और सारे बेका वगैरह सारे के सारे साइन हो चुके हैं इंडिया अमेरिका के बीच में। इसी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे इंडिया अमेरिका के बाद दूसरे मामलों के अंदर, तो वहां पर भी अमेरिका साउथ कोरिया में ट्रीटी हो चुकी है कि 30,000 का खर्चा कैसे उठाएंगे। अमेरिका जापान की ट्रीटी को रिन्यू करने की बात चल रही है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की ट्रीटी को रिन्यू करने की बात चल रही है, चाइना पाकिस्तान के साथ ट्रीटी कर रहा है, चाइना टर्की के साथ डील कर रहा है, टर्की पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसफर करने की बात हो रही है और सब चीजें। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है, इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत सारी इस तरीके की ट्रीटी की गई थी कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, उसके बाद इस टाइम पर भी बहुत सारी ट्रीटियां, खासकर मिलिट्री अलायंस की ट्रीटियां जो हैं वो बहुत ज्यादा की जा रही हैं। नतीजा क्या है? इन सारी मिलिट्री अलायंस की ट्रीटीज का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये दोनों ये सभी ग्रुप्स एक दूसरे को अलाई करने की, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां असलियत में आर्म्स रेस के बाद एक बात थी टाइम मैनेजमेंट, टाइम बाय करने की बात थी कि असलियत में और कुछ भी नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो प्रील्यूड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर होते हैं वो किए गए, अभी भी किए जा रहे थे।
और अब पुराने थिएटर्स ऑफ वॉर, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी क्या किया था, ब्रिटेन ने भी खासकर जब जर्मनी का राइज हुआ तो उसने पुराने थिएटर्स ऑफ वॉर को खत्म कर दिया जानबूझकर। जहां जहां अमेरिका ब्रिटेन उस समय पर उलझा हुआ था, वहां वहां पर ब्रिटेन ने अपनी सारी लड़ाइयां बंद करी और पूरा कंसंट्रेशन किया जर्मनी से लड़ने की तरफ। तभी आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर ब्रिटेन और कहीं नहीं लड़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को छोड़कर। यहां पर भी आप देख सकते हैं पुराने जितने भी थिएटर्स ऑफ वॉर हैं, जितने भी पुराने थिएटर्स ऑफ वॉर हैं, अमेरिका उन सभी थिएटर्स ऑफ वॉर को खत्म कर रहा है या फिर उनको हटाने की कोशिश कर रहा है और नए थिएटर्स ऑफ वॉर की तरफ ध्यान दे रहा है। बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान है। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं निकालने की पूरी तैयारी में है या कम से कम सेनाओं को कम करने की तैयारी में है। वहीं अगर आप देखेंगे तो सीरिया और इराक के अंदर अमेरिका जो है पकड़ तो मजबूत बनाए रखना चाहता है, लेकिन किसी तरीके से इस लड़ाई को खत्म करने के मूड में है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जितनी भी अमेरिका की आर्मीज थी वो कहीं ना कहीं उनको कम करके या फिर उनको थोड़ा सा कम करके सीरिया वगैरह से हटाकर, इजिप्ट से, सूडान से, लीबिया से, जहां जहां अमेरिकन आर्मीज हैं सबको हटाकर पुराने वार जोन्स को खत्म करके नए वार जोन्स की तरफ अपनी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और ये नया वार जोन क्या है? साउथ चाइना सी, अमेरिका की चाल। अब ऐसी सिचुएशन में एक वार जोन यही नहीं है, दुनिया का एक सबसे पुराना और इंपॉर्टेंट वार जोन जो है वो कश्मीर था। अब ऐसे में अमेरिका इंडिया को अपना दोस्त बनाने की फिराक में है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा क्रूशियल कंडीशन में इंडिया ही है, क्योंकि यहां पर ये दो ताकतवर दुश्मनों से घिरा हुआ है, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना। ऐसे में इंडिया को उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री करने के लिए इंडिया के कश्मीर इशू को सॉल्व कर दिया गया और ऐसा लगा कि पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है। 5 अगस्त 2019 को आए और दनादन 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 पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है। दुनिया को लगा ये हमारी सरकार की तैयारी है, बहुत जबरदस्त विदेश नीति है। मैं भी मानता हूं विदेश नीति की जीत है, लेकिन मेरा एक पक्ष ये भी कहता है, मेरे दिमाग का एक हिस्सा ये भी कहता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है, जिसमें भारत जो है इस समय पर यूरोपियन देशों और अमेरिका का दोस्त है और अपने दोस्त को अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री करने के लिए और अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने बॉर्डर्स पर लगाने के लिए, समय देने के लिए कश्मीर इशू को सॉल्व कर दिया गया। सोच कर देखिए यार, कश्मीर इशू को सॉल्व कर दिया गया और सरकार, पूरी दुनिया कुछ नहीं बोल रही। पूरी दुनिया जो 70 साल से पूरी दुनिया जो है हिंदुस्तान के पीछे पड़ी हुई थी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये इशू वो इशू, आज के दिन वो दुनिया चुप बैठी हुई है और चुपचाप सरकार कर गई और मामला शांत। मुझे ऐसा एक पर एक रीजन ये भी लगता है कि इंडिया को इस सारे मामले से फ्री करने के पीछे का रीजन ये है ताकि इंडिया अपने इंटरनल मैटर्स से फ्री होकर कंसंट्रेट करे पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे अपने आप को मजबूत करने के लिए। और इंडिया को इतना मजबूत करो कि ये पीओके और अक्साई चीन के ऊपर इंडिया मजबूत हो जाए, और यहां ही अगर इंडिया मजबूत हो गया इस लोकेशन के ऊपर तो इंडिया सेंट्रल एशिया तक दुनिया का रास्ता खोल देगा और चाइना और पाकिस्तान को अलग अलग कर देगा। जबरदस्त, देख सकते हैं यहां पर आपको ये प्लान लग रहा है कि यहां पुराना वार जोन जो इंडियन कश्मीर था वो खत्म कर दिया गया, न्यू वार जोन पाकिस्तानी कश्मीर वो खड़ा कर दिया गया। मतलब आप सोच कर देखिए, हमारे देश की विदेश नीति है, सब चीजें हमारे देश में परफेक्ट है, लेकिन कोई इस चीज की तरफ भी तो ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं दुनिया को एक खतरे का आभास हो चुका है कि आज नहीं तो कल लड़ाई होगी ही होगी। ऐसे में अगर लड़ाई होगी तो सबसे पहले क्या काम किया जाएगा, इस लड़ाई को शांत करने या हटाने के लिए कहीं ना कहीं इन सिचुएशंस को अलग किया जाएगा, कहीं ना कहीं इन सिचुएशंस को अलग किया जाएगा, हटाया जाएगा। और यही रीजन है कि यहां जो चाइना है इसको निपटाने और पाकिस्तान को निपटाने के लिए इंडिया को फ्री कर दिया। अब इंडिया ने क्या किया, बहुत तरीके से कश्मीर के अंदर हालात पे काबू पाया। 2 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ऐसी खबरें आने लगेंगी कि कश्मीर के अंदर सब चीजें बढ़िया फर्स्ट क्लास ओके हो चुकी हैं और हर आदमी खुश है।
जब खबरें आनी शुरू हो जाएंगी तो अब अगला वार जोन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर होगा, क्योंकि आज भी खबर सुनने में मिल रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो JKLF है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JKLF, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अब वो शोर मचा रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ शामिल होना है। यानी अब वो नया वार जोन क्रिएट कर दिया है। और अभी तक जो प्रॉब्लम्स इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के फॉर्म में दिखाई दे रही थी, एग्जैक्टली वही सारी की सारी प्रॉब्लम्स वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले मामले में दिखाई दे रही है और शोर वहीं से उठेगा। प्लान है, यही रीजन है चाइना और पाकिस्तान पूरी ताकत लगा रहे हैं इस पूरे इलाके पे अपनी कमांड बनाए रखने की, कि एट एनी कॉस्ट ये जो इलाका है ये कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। और चाइना पूरी ताकत लगाकर रखेगा इस इलाके पर कब्जा रखने की, और इंडिया पूरी ताकत लगाएगा इस पूरे इलाके पे कब्जा करने की। इंडिया यहां प्रेशर क्रिएट करने की जगह, इंडिया के ऊपर चाइना प्रेशर क्रिएट करने की जगह नॉर्थ ईस्ट और इस चिकन नेक के ऊपर हमला करने की तैयारी करेगा। इसका जवाब भारत कैसे देगा वो तो हमारी सरकार जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक नया वार जोन क्रिएट कर दिया गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पुराना वार जोन जो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर था उसे खत्म कर दिया गया। अफगानिस्तान, अमेरिका अपनी सेनाएं निकाल रहा है और किसी भी तरीके से चाहता है कि जो यहां तालिबान है वो किसी तरीके से किसी एग्रीमेंट पे आए। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि तालिबान किसी एग्रीमेंट पे आए और एक ऐसे एग्रीमेंट पे आए जिसे दुनिया को बोलने का मौका मिले, लेकिन पाकिस्तान चाहेगा तालिबान सरकार में बैठे ताकि उसकी कठपुतली बन के रहे। अमेरिका चाहेगा तालिबान आए लेकिन सरकार में ना बैठे, सरकार के अंदर इलेक्शन की भूमिका निभाए। इसलिए दोहा वार्ता चल रही है, दोहा डायलॉग्स चल रहे हैं। आउटकम क्या आता है वो तो समय बताएगा, लेकिन जो भी है मामला यहां पर सीरिया और इराक के अंदर सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। टर्की एक नई थ्रेट बना हुआ है, तो टर्की को काउंटर करने के लिए ग्रीस को खड़ा करने की पूरी तैयारी चल रही है। यहां असली रोल अगर आप देखें तो असली रोल यहां पर रशिया का भी है कि रशिया को कैसे हैंडल किया जाए। तो यहां असली में अमेरिका को एक डर है। अमेरिका को डर यह है कि आप ये देखिए, अमेरिका ने चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ कोरिया से नया एग्रीमेंट करने की तैयारी कर ली है। जापान से पुराना एग्रीमेंट है, ताइवान को फुल सपोर्ट देने की कोशिश की गई है। तिब्बत के ऊपर अपनी पॉलिसी क्लियर करके पास कर दिया गया है कि हाँ हम तिब्बत से भी रिलेशंस रखेंगे। लेकिन असलियत में एक बड़ी पावर रशिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने क्या प्लानिंग बनाई है। सीधी सी बात यह है, यहां आप देख सकते हैं कि रशिया वेस्ट से लेकर ईस्ट में इतना ज्यादा फैला हुआ है कि कुछ कहने की हद नहीं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप रशिया को देखेंगे तो उसको वेस्टर्न फ्रंट में उलझा दो, ताकि वो वेस्टर्न फ्रंट में यहां उलझा रहे तो वो चाइना की मदद करने के लिए इधर ना पहुंच पाए। चाइना की मदद करने के लिए इधर ना पहुंच पाए तो यहां पर क्या, पुराने वाले वार जोन्स में से मैक्सिमम जो खत्म कर दिए गए थे उनको दोबारा से यहां मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और मनमर्मस्क एयरपोर्ट को बियर स्ट्रेट से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और यहां पर B6 जो लड़ाकू विमान हैं उनको तैनात कर दिया गया। B2 बॉम्बर्स जो हैं, B2 बॉम्बर्स जो हैं उन्हें तैनात कर दिया गया कि रशिया फालतू बोले तो यहीं दो। यही कारण है कि इस बाल्टिक सी के अंदर भी रशिया को कंट्रोल करने की पूरी तैयारी चल रही है और उसको भी परेशान किया गया है, बांध के रख दिया गया। यहां पर क्रीमिया इशू में रोमानिया के साथ रिलेशंस बनाने के बाद और यूक्रेन के साथ रिलेशंस बनाने के बाद अमेरिका ने रशिया के लिए वैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। तो शॉर्ट में कहने का मतलब यह है, रशिया को इस साइड में इतनी बुरी तरीके से बांध दिया गया है, रशिया को वेस्टर्न फ्रंट पे इतनी बुरी तरीके से बांध दिया गया कि अब रशिया सोच भी नहीं पा रहा कि आगे क्या करें। और रशिया को बांधने के पीछे रीजन क्या कि रशिया अपनी आर्मी को इधर चाइना की मदद करने के लिए ना भेजे। हालांकि रशिया बहुत ज्यादा बड़ी पावर नहीं है, लेकिन मिलिट्री के अंदर बहुत बड़ी पावर है, इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं आर्म्स रेस के ऊपर। अब एक यहां इंपैक्ट, और मैं बार बार कहता हूं टर्की, ईरान, पाकिस्तान और चाइना, एक हिस्सा इंडिया से जा रहा है उसका हम मानते हैं, ये एक ऐसा ब्लॉक बन चुका है जो एक बिल्कुल सीधा। अब यहां समझिए अमेरिका इस ईरान को भी साधने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका कोशिश पूरी ये कर रहा है कि ईरान किसी भी सूरत में
पावरफुल ना हो, लेकिन ईरान किसी भी सूरत में चाइना के साथ भी ना जाए। ऐसे में ईरान के साथ क्या करोगे? डायलॉग। और इस डायलॉग में, डायलॉग टेबल पे कब लाओगे? जब ईरान को इंडिकेशन दोगे कि हम तुमसे बात कर रहे हैं। अब बात करने के लिए सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान के ऊपर दबाव बनाया गया, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे इजराइल और अरब कॉन्फ्लिक्ट जो है इसे खत्म कर दिया गया। इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट जो था इसे किसी भी तरीके से खत्म कर दिया गया। सोच कर देखिए, तभी तो इजराइल कभी बहरीन के साथ दोस्ती हो रही है, कभी यूएई के साथ, कभी कुवैत के साथ, सऊदी अरेबिया से बातचीत चल रही है, मोरक्को, इजिप्ट और ये जॉर्डन जो है, ये तो लेबनान है, ये तो इजराइल के साथ पहले ही रिलेशंस अच्छे बना चुके हैं। लेकिन जो टर्की किसी टाइम पर बहुत अच्छा इजराइल का दोस्त हुआ करता था, या कम से कम डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रखे थे, टर्की इजराइल से नाराज है, वो आजकल उसको धमकियां दे रहा है। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि इस इजराइल अरब वार जोन को भी खत्म कर दिया गया। इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट को भी एक तरीके से खत्म कर दिया गया, और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के बाद, ताकि पूरा कंसंट्रेशन इस जोन का इससे निपटने में रहे। एक नया वार जोन क्रिएट होता जा रहा है, तो पुराने वार जोन और पुराने इश्यूज को कर दिया खत्म, चुटकियों में खत्म, मतलब एक झटके में खत्म हो गया। दुनिया स्तब्ध है, हुआ क्या, और खत्म करके दिखा दिया। डोनाल्ड ट्रंप करके गए। यहां रशिया एक बहुत अच्छी पॉलिसी चल गया अपनी। रशिया जानता है कि इस मिडिल ईस्ट में इसे अपनी पोजीशन बनाए रखनी है। रशिया जानता है कि मिडिल ईस्ट में उसने अपनी पोजीशन बनाए रखनी है, और दुनिया बदल रही है, और दुनिया जो है एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रही है। तो यहां पर इस पूरे एरिया पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए यहां रशिया ने अपना आर्मेनिया अजरबैजान लड़ाई के अंदर अपनी पोजीशन स्ट्रांग करी, और 3-4 हजार सैनिक यहां पर नौगार्नो काराबाग इलाके के अंदर प्लांट कर दिए। यहां अगर वो चाहे, अगर उसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई या चाहे, तो वो टर्की से भी निपट सकता है, ईरान से भी निपट सकता है, या इधर से इनको भी निपट सकता है। एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर लाके अपने लोगों को बिठा दिया कि अगर उसे मदद करनी है तो तीनों की मदद कर सकता है, और अगर निपटना है तो तीनों से निपट सकता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आके बैठ गया। तो शॉर्ट में कहने का मतलब यह है, अगर अब एग्रीमेंट्स की अगर आप बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि साउथ कोरिया के साथ इंडिया का, अमेरिका का एग्रीमेंट है, तो यहां पर इनको तैयार किया हुआ है। जापान ने अपनी नेवल फोर्सेस सेंकाकू आइलैंड्स में बढ़ानी शुरू करती हैं। ताइवान की कहानियां तो हम रोज सुन रहे हैं। फिलीपींस ब्रह्मोस खरीद रहा है और दूसरे हथियार खरीद रहा है। वियतनाम ब्रह्मोस और दूसरे हथियार खरीदने की पूरी तैयारी कर रहा है। मलेशिया का भी इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, तो वो जहां बीच में मलेशिया अमेरिका के ग्रुप को छोड़ने की तैयारी करके चाइना की तरफ जा रहा था, साउथ चाइना सी पॉलिसी से दोबारा अमेरिका के साथ ग्रुप में शामिल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। शॉर्ट में ये कि दुनिया जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। हथियारों की होड़ जबरदस्त लेवल पर चालू है, हथियारों के ऊपर जबरदस्त। और उसके पीछे एक रीजन और भी है कि दुनिया ने 2008 में बड़ा रिसेशन देखा, और उस रिसेशन के बाद जो पुराने बिलियनियर्स और कंट्रीज हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है मार्केट में प्रोग्रेस करने की, और इसीलिए वेपन इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। और वेपन इंडस्ट्री से आउटकम तभी होगा, वेपन इंडस्ट्री से आउटकम यानी वापस जो आउटकम है वो तभी मिलेगा जब इनके पास पैसा होगा, लड़ाई होगी। और लड़ाई अगर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाती है, एक लिमिटेड टाइप का वर्ल्ड वॉर या एक बड़ा युद्ध, वर्ल्ड वॉर से छोटा लेकिन वैसे बड़ा युद्ध, तो उतना ज़्यादा हथियारों की दौड़ में पैसा मिलेगा, और ये कंपनियां जो हैं लाभ ज़बरदस्त लेवल पर कमाना शुरू कर देंगी। ये जो कंपनियां हैं ये ज़बरदस्त लेवल पर लाभ कमाना शुरू कर देंगी। और यही कारण है आप लोगों को समझने का कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया जो है धीरे धीरे कदम दर कदम बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, इसमें जो भी कमेंट हैं ये आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या विचार है। मेरे अपने विचार जो हैं वो थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बढ़ रही है और 2030-35 के आसपास तक वर्ल्ड वॉर होना पक्का है। 30 और 35 के आसपास तक ये दुनिया जो है अपने चरम पर पहुंच चुकी होगी, और गुस्से से लेकर नफरत के
और हथियारों से लेकर हर चीज़ के, तो वहाँ एक छोटी सी चिंगारी इस बारूद के ढेर पर धमाका करते हुए देर नहीं लगाएगी। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.